आप सब लोगों को पता चल गया था आज की क्लास का? हमारी कोई क्लास तो नहीं स्किप हुई? असल में बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, 4 दिनों का गैप आया था क्लास में। लास्ट थर्सडे को क्लास हुई थी ना, अब ट्यूसडे को हो रही है। आप लोग भूल चुके होंगे लास्ट क्या हमने पढ़ा था। नहीं, वो आपको रिवाइज करना चाहिए ना, क्योंकि मैं अब आगे से उसी के आगे से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ, ओके, हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रीवियसली हमने क्या इस्टेब्लिश किया थे कॉन्सेप्ट्स, और फिर उससे आगे हम लेके चलते हैं। वो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ था एफएम बैंडविड्थ का, ठीक है। तो हमने एफएम की जो इक्वेशन थी पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम को हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हर्ट्ज में अगर हम लिखना चाहें तो वेरी सिंपल, राइट। और अगर मैं एफ आई मैक्स निकालना चाहूँ डैश हो जाएगा, एम पी डैश एम पी। और एफ आई मिनिमम अगर निकालना चाहूँ तो ये माइनस के एफ ओवर 2 पाई एम पी हो जाएगा। ठीक है, where MP is the peak value in the message signal M of t। ये इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसीज हैं, रेडियन फ्रिक्वेंसीज और हर्ट्ज फ्रिक्वेंसीज। और दिस इज़ व्हाट वी कॉल, हमने इसको क्या लास्ट टाइम कहा था नाम इसका, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, डेल्टा एफ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन एक्चुअली। ठीक है, corresponds to MP, it is the maximum frequency deviation for truly wideband case. This thing is very high, delta f is very high. Okay, for a truly wideband FM signal, delta f very high. Very high का ये मतलब है कि compared to bandwidth of massive signal, this delta f is high. ठीक है, यानी इसका comparison m of t की bandwidth से हो रहा है। Delta f is very high compared to B, ठीक है ना, for wideband case, for truly wideband case। फिर हमने देखा था कि for narrowband case this delta f is normally small compared to B,
ठीक है, एंड फॉर अ ट्रूली नैरो बैंड केस डेल्टा एफ इज मच लेस देन बी, ठीक है ना। ये दो हमने चीज़ें देखी। V is the massive signals bandwidth। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर हम पावर सीरीज़ के ज़रिए से इफ़ वी एक्सपैंड द एफएम्स इक्वेशन यूजिंग पावर सीरीज़, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एफएम की मैं बात कर रहा हूँ, उसको फिर हम पावर सीरीज़ से एक्सपैंड करेंगे। उसमें फिर हमने डिफरेंट टर्म्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट किया था और थ्योरेटिकली एफएम की बैंडविड्थ इनफिनाइट आ रही थी। उसके ऊपर हमने एक कंडीशन लगाई थी कि जो आपका के एफ टाइम्स एम ऑफ टी है और के एफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ द मैसेज सिग्नल, इफ दिस इज लेस देन 1, ठीक है, तो हायर ऑर्डर टर्म्स इग्नोर हो जाएंगे एंड यू हैव अ ट्रूली नैरो बैंड केस, ठीक है। ये नैरो बैंड के केस की हमने कंडीशन देखी थी लास्ट टाइम। नैरो बैंड पीएम केस, अगर ये इंटीग्रल ऑफ द मैसेज सिग्नल है तो नैरो बैंड एफएम केस बन जाएगा, ठीक है। के पी टाइम्स एम ऑफ टी यहाँ पे लिख लो ना, के पी टाइम्स एम ऑफ टी फॉर पी एम एंड के एफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एम ऑफ टी फॉर एफ एम। इन दोनों केसेस में जो बैंडविड्थ आ रही थी कॉरेस्पॉन्डिंगली, वो क्या आ रही थी अप्रॉक्सीमेटली 2 times b, ठीक है। दीज वर द रिजल्ट्स जो लास्ट टाइम हमने कंक्लूड किए थे। हमने एक और चीज़ देखनी है कि ये वाइड बैंड एफएम की जो बैंडविड्थ है, ये किस तरीके से हम इसके कंसेप्ट को देख सकते हैं, हाउ वी कैन further endorse this thing के wideband FM is much high, it's not infinity but it's a finite value। theoretically infinity आपको नज़र आई थी एक तरीके से, अगर आप exponential क्या कहते हैं पावर सीरीज़ के ज़रिए से अगर एक्सपैंड करके देखते हैं, तो वी आर गोइंग टू सी इट अनदर वे, एक और तरीका है जिसके ज़रिए से हम वाइड बैंड एफएम को देख सकते हैं। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी कि कार्सन वाज अ साइंटिस्ट जिसने ये प्रूव किया था कि वाइड बैंड एफएम की जो बैंडविड्थ है और जो नैरो बैंड एफएम की जो बैंडविड्थ है वो एक फार्मूले के ज़रिए से निकाली जा सकती है, विच इज़ कार्सन्स रूल। ठीक है, and for narrow band case using Carson's theorem for narrow band bandwidth becomes approximately 2 times b because delta f is much less than b, ठीक है। and for wide band case yes approximately 2 times delta f because delta f is much greater than b। सही ना, ये कार्सन्स ने रिजल्ट प्रूव किए थे। जो पायनियर्स थे, पायनियर्स इन दी एफएम, जो जब एफएम लॉन्च हो रहा था 1960s, तो उन्होंने क्या सोचा था कि जो बैंडविड्थ है एफएम की वो जस्ट 2 times डेल्टा एफ है, ठीक है, approximately 2 times delta f है। they were true for this case only, wide band के लिए तो वो सही थे, but for narrow band it violates। narrow band के केस में हमने देखा it's not 2 times delta f, it is actually 2 times b, ठीक है ना। तो कार्सन ने ये प्रूव किया था, उनका जो गलती थी वो फिर उस वक्त कार्सन के इन्वेस्टिगेशंस और रिजल्ट्स ने इसको फिर रेक्टिफाई किया था मिस्टेक, ठीक है। तो दिस definition of the band, this formula goes under the Carson's rule, इसी को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट बुक्स, जितनी भी FM की और PM की आप देखेंगे, we are going to use this formula to calculate the bandwidth of FM और PM। if you want to calculate the approximate bandwidth तो आप फिर ये यूज़ करेंगे, approximate bandwidth for narrow band is approximately 2b, approximate bandwidth for wide band is approximately 2 times delta f, ठीक है। if you want the exact values तो फिर आप ये इस फार्मूले में प्लग इन करेंगे,
ठीक है। हम एक और तरीके से कार्सन्स का जो फार्मूला है इसकी इनसाइड देखेंगे कि भाई कार्सन ने सही रिज़ल्ट जो थे जो ड्राइव किए हुए हैं इसको हम एक और तरीके से भी एनालाइज कर सकते हैं। देयर इज़ अ वे टू लुक इनटू दैट प्रॉब्लम। बुक में भी हुआ हुआ है, यूजिंग स्टेयर केस अप्रॉक्सीमेशन मेथड हम एफएम की वाइड बैंड बैंडविड्थ को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। वो मैं अब यहाँ पे आपको करवाता हूँ। इधर आना है। हाँ ये अभी वो आई थी ना ऑप्शंस, वो जब आपने इधर आई थी, हाँ इसमें आपने सेलेक्ट करना है। ये क्या चीज़ है? हाँ इसमें HDMI को नीचे ले आए। हाँ छोड़ दें। ओके, यू कैन सी दिस फिगर, सॉलिड लाइन को देखिए। दिस इज़ एनी आर्बिट्री मैसेज सिग्नल m of t, सॉलिड लाइन, ठीक है, ये वाली। इसको हमने सैम्पल किया है यूजिंग, इन अदर वर्ड्स स्टेयर केसेस इज आर लाइक सैम्पलिंग द डाटा। आप नोट करें यहाँ पे हमने वो आपने पढ़ी है सैम्पलिंग थ्योरी, तो उसमें वो जो पल्सेस यूज़ करते हैं टू सैम्पल द सिग्नल, ये वो चीज़ हो रही है कि कोई भी एनालॉग सिग्नल m of t यू आर सैम्पलिंग इट यूजिंग पल्सेस, ठीक है। पल्सेस की जो विड्थ है दैट इज़ 1/2b, इट इज़ सेट अकॉर्डिंग टू द नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया फॉर सैम्पलिंग, ठीक है। नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया क्या था कि आपकी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2b इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 2b, ठीक है। तो ये टाइम डोमेन है एक्चुअली, दिस इज़ द टाइम सैम्पल, सैम्पल टाइम। तो TS should be less than 1/2b, right? Less than or equivalent to 1/2b. ये exactly Nyquist के ऊपर सैम्पल किया हुआ है इसने डाटा, ठीक है। Assume it's exactly sampled at Nyquist value. तो आपके पास different stair cases आ जाएंगी मैसेज सिग्नल की when you sample it. अच्छा, इसमें और इस जो continuously varied सिग्नल में फ़र्क ये है कि now the amplitudes are constant for a short duration equivalent to 1/2b, ठीक है ना, राइट। हम स्टेयर केस्ड वाले जो सिग्नल है इसकी FM मॉड्यूलेशन करेंगे इंस्टेड कि हम continuously वेरिंग सिग्नल की हम FM मॉड्यूलेशन करके देखें, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि we can quickly go into the frequency domain और easily plot different frequencies ऑन द फ्रीक्वेंसी एक्सेस, और वहाँ से फिर हम देख सकते हैं कि टोटल ऑक्यूपेंसी कितनी है FM की इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। और वो आप नोट कीजिएगा जो कार्सन ने प्रेडिक्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वलेंट ही निकलेगी FM की बैंडविड्थ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि डिफरेंट इंटरवल्स को
एज एफ के हर एम्पलीट्यूड जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है इन ईच इंटरवल, इसको एफएम के ज़रिए हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फॉर अ tkth इंटरवल, दिस वन इज़ द tkth इंटरवल, इसके अगेंस्ट एफएम का जो सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, उसकी कुछ इस तरीके से टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगी, ए कॉज ऑफ जो उसकी इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, एफ आई ऑफ tkth इंस्टेंट, ठीक है, is fc plus kf times m of tkth, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई हर्ट्ज में हम निकल, राइट। यानी kth इंस्टेंट के अगेंस्ट जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगी वो ये प्रोड्यूस होगी। दिस फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर 1 hour 2b इंटरवल ओनली, ठीक है ना। इतने इंटरवल के बाद वो फिर चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट जो इंस्टेंट है उस पर आप नोट करें एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, तो अकॉर्डिंगली इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 1 hour 2b इंटरवल एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब आपने कंप्लीट स्टेयर केस अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल की एफएम मॉड्यूलेशन लेट से कर ली एंड यू हैव अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जनरेटेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसको आपने टाइम डोमेन में प्लॉट किया एंड देन उसकी आपने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइम डोमेन में कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है, लेट्स से ये kth इंस्टेंट यहाँ से लेके यहाँ तक 1 hour 2b ड्यूरेशन, इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। एंड यू हैव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बीइंग जनरेटेड, दिस फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट फॉर 1 hour 2b ड्यूरेशन, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट इंस्टेंट है उसमें सम अदर फ्रीक्वेंसी, लेट्स से higher value but again constant for 1 hour 2b duration, getting it, ठीक है। मैंने लेट्स से ये प्लॉट किया है ये वाला और फिर उससे अगले वाले प्लॉट किया which has a higher value in amplitude, तो correspondingly instantaneous frequency higher generate होगी, right and so on। आपने तमाम फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट कर दिया टाइम डोमेन, ठीक है। दिस इज द टाइम डोमेन, राइट। अच्छा, इसकी आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्विकली आप आंसर निकाल सकते हैं इफ यू प्लॉट द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ सच अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस ओनली शोन हियर, ठीक है, राइट साइड पे। इसके अगेंस्ट क्या जनरेट होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हर इंस्टेंट बाय इंस्टेंट हम देख रहे हैं 1 hour 2b इंस्टेंट में हम देख रहे हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी है और कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या बनेगी, क्या बनेगी, इम्पल्स नहीं बनेगी, सिंक्स बनेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ये आपको रिव्यू में मैंने बात बताई थी। यू हैव अ फाइनाइट ड्यूरेशन साइनोसाइड, नॉट इनफाइनाइट ड्यूरेशन, सो फाइनाइट ड्यूरेशन साइनोसाइड विल रिजल्ट इन अ सिंक इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिंक होगा उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा, मिड पे होगा। मिड की वो वैल्यू क्या है, नहीं, FC प्लस हाँ FC प्लस KF M of tkth, ये tkth वाला इंस्टेंट था ना, इसके ऊपर ही होगी, राइट। यानी इसकी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो सेंटर पॉइंट होगा ना, फिर इसकी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो सिंक का सेंटर पॉइंट होगा एंड सो ऑन। जितनी भी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसीज आपकी जनरेट हुई हैं कॉरस्पॉन्डिंगली सिंक का जो सेंटर पॉइंट होगा वो वाला इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट होगा। तो ये लेट्स से सम इट लाइज समवेयर देयर, ठीक है ना, एज अ सिंक। दोबारा बताया तो यार,
ये जो 1/2B इंस्टेंट का सिग्नल था, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये जनरेट हुआ है FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब गया तो इट विल जनरेट टू सिंक्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव जो सिंक था वो किस पॉइंट पे होगा, जिस फ्रीक्वेंसी का ये सिग्नल होगा, ठीक है ना। ये किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, ये इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, ठीक है, सही। FC प्लस KF टाइम्स M(T)K डिवाइड बाई 2 पाई। तो दिस इज द सेंटर पॉइंट और इसके सम लोब्स होंगे, राइट, दोनों तरफ, पॉजिटिव भी और इस साइड पे भी। ये जो लोब्स के पॉइंट्स हैं ये भी आपके पास हैं, ये रिव्यू में हमने बताए थे कि व्हाट आर दीज पॉइंट्स। और सिमिलरली इफ़ आई से कि जो नेक्स्ट इंस्टेंट है दिस वन, दिस जनरेट्स सम हाई फ्रीक्वेंसी, इजंट इट, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू हाई थी। आप इफ़ यू कैन सी द डायग्राम, ठीक है, इट हैज़ अ हाई एम्पलीट्यूड, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हाई फ्रीक्वेंसी एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जो सिंक होगा वो आगे लोकेटेड होगा, राइट। तो इट वुड बी लोकेटेड समवेयर देयर, लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली देयर, एंड along with its corresponding FI, ठीक है, right, and the lobes. अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक दरमियान में कहीं दिस वन, द हाईएस्ट वन, ठीक है, द हाईएस्ट वन is located here, having a very high frequency, ठीक है, for the same 1/2B duration. इसके आगे फिर some other frequencies and so on and so forth. इसका जो सिंक कहाँ पे लोकेटेड होगा, at the highest point in the frequency domain, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। तो ये सिंक आपका समवेयर देयर होगा। इसको मैं एम्पलीफाई करके मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, FI मैक्स नहीं होगी, ठीक है, FI मैक्स FC प्लस KF MP डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, यानी पीक वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल के अगेंस्ट वो सिंक लोकेटेड होगा, ऐसे ही। सिंस दिस इज द पीक वैल्यू, इजंट इट, MP, तो उसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी पीक वैल्यू के साथ सबसे आखिर में लोकेटेड होगी। और यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके अगेंस्ट होगी, यस, FI मिनिमम के अगेंस्ट होगी। ठीक है, राइट, ये सेंटर पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है। हाँ, ये सारे FM में इसकी फ्रीक्वेंसीज के सेंस ये बराबर है, ये एम्पलीट्यूड्स बराबर है, ठीक है। वी डोंट इवन केयर अबाउट इट, ठीक है ना, हम इसकी ऑक्यूपेंसी फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना चाह रहे हैं। अब जो हम पॉइंट मेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि स्पेक्ट्रम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑक्यूपेंसी इस सिंक से लेके इस सिंक तक है, ठीक है, और कोई ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो हम यहाँ से ये जो पॉइंट है मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम एक्चुअली, और ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसको हम कहेंगे दिस इज माय यूजफुल बैंडविड्थ वाइड बैंड सिग्नल की, ठीक है, राइट। ये पॉइंट जो आपका बनता है दैट इज एक्चुअली ये दो पॉइंट्स बनते हैं। इफ़ यू वांट अ प्रूफ ऑफ इट कि ये वैल्यू टू बी अ पार्ट किस तरह आई है, राइट, इफ़ यू वांट अ प्रूफ ऑफ इट, तो मैंने रिव्यू में आपसे कहा था कि एक एग्जांपल पढ़िएगा, एग्जांपल 3.12।
in the Fourier transform review, page 94 from the book, जिसमें उसने क्या किया हुआ है, एक फाइनाइट ड्यूरेशन साइनोसाइड के फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट की भी है, विच इज़ अ सिंक, और उसके उसने सेंटर पॉइंट भी बताया हुआ है कि क्या पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट भी बताया हुआ है कि ये किस तरीके से आएगा. ये आपने एग्जांपल देखना जी एग्जैक्टली. हाईएस्ट एम्पलीट्यूड के करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आएगी, और मिनिमम एम्पलीट्यूड के करस्पॉन्डिंग मिनिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आएगी. ठीक है ना, राइट. तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, दीज आर एक्चुअली दिस वन एंड दैट वन. इन दोनों की सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो वी वुड हैव द बैंडविड्थ. ठीक है ना, तो वो आएगा हमारे पास -2b. ये वाला पॉइंट है. ठीक है, ये जो पॉइंट है ये +2b वाला है, ये पॉइंट -2b वाला. ठीक है, ये बनती है. अच्छा, ये दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. व्हाई? बिकॉज इट इज अगेंस्ट फॉर अ मैसिव सिग्नल केस, नॉट द एक्चुअल सिग्नल. is a smooth version, isn't it? ठीक है, स्मूथ वर्जन ऑफ द स्टेयरकेस. तो डेफिनेटली जो आपके लोब्स हैं, साइड लोब्स, वो स्क्वीज इन होंगे, और ये जो आपको एक्सेसिव फैक्टर नज़र आ रहा है ना 2b का, ये ख़त्म हो जाएगा, ये b अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा. ठीक है, तो कार्सन का जो फार्मूला है उसमें यू कैन सी हियर कि यहाँ पे b है, 2b नहीं है. बट इट डजंट मैटर फॉर द वाइड बैंड केस, आइदर 2b और b, वो तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको निकाल ही देते हैं, और 2 टाइम्स डेल्टा f के इक्वलेंट आती है वाइड बैंड बैंडविड्थ. ठीक है ना, तो वाइड बैंड जो बैंडविड्थ है उसमें हम इसको इग्नोर ही कर देते हैं, इस टर्म को. ठीक है ना, राइट, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होती है कंपेयर टू डेल्टा एफ. ठीक है ना, वाइड बैंड के केस में. तो वाइड बैंड बैंडविड्थ इज नॉट इनफाइनाइट. ठीक है ना, इट इज अ सम फाइनाइट वैल्यू व्हिच डिपेंड्स ऑन डेल्टा एफ कि ये कितनी है. ठीक है ना, डेल्टा एफ इज कंट्रोल्ड बाय द डेविएशन कांस्टेंट के एफ. ठीक है ना, तो वो हमारे कंट्रोल में होता है, डेविएशन कांस्टेंट. तो कार्सन ने भी कुछ सिमिलर रूल प्रपोज किया था, और जो पायनियर्स थे दे वर रॉन्ग. वो मैंने आपको बता दिया था कहाँ पे रॉन्ग है, कि उन्होंने अज्यूम किया कि ये जो 2 टाइम्स डेल्टा एफ है ये तमाम केसेस के लिए इट इज़ ट्रू. हाउएवर इट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल ऑफ द केसेस. ठीक है ना, नैरो बैंड के केस में ये ट्रू नहीं है. ठीक है, तो बुक में थोड़ी सी ये एक्सप्लेनेशन इस मेथड के बारे में हुई भी है. गो ओवर इट और इसको देख लीजिएगा. यहाँ पे यू कैन सी है, सॉरी, ठीक है, पेज नंबर 219. ठीक है,
ओके, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो इसके बाद आ रहा है, उसको हम देखते हैं। बिफोर वी प्रोसीड हम एक छोटी सी और चीज़ डिफाइन करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, ये जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है। वी डिफाइन अनदर टर्म जिसको हम डेविएशन रेशो कहते हैं, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कुछ बुक्स में उसको कहते हैं, नेम्ड एज बीटा। Beta, it is the ratio between peak maximum frequency deviation and the bandwidth B of the message signal. ठीक है, तो अगर मैं वाइड बैंड और नैरो बैंड को डिफरेंशिएट करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ बीटा, तो इफ बीटा इज लेस देन 1 एंड इफ बीटा इज, बीटा की ये मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज बीटा, ठीक है, तो ये आपका केस बनेगा वाइड बैंड, और ये आपका केस बनेगा नैरो बैंड। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एफ एक केस में स्मॉल है, एक केस में बहुत लार्ज है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंगली ये रेशो लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी, राइट। तो वाइड बैंड और नैरो बैंड समटाइम्स बीटा की वैल्यू देख के भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं इफ़ द एफएम और पीएम सिग्नल इज़ वाइड बैंड और नैरो बैंड। ठीक है, तो हम बीटा की वैल्यू देख के बता सकते हैं। अच्छा, एक अब वो जो जिसकी मैं बात कर रहा था, वी हैव टू सी इट के एफएम और पीएम की बैंडविड्थ दोनों, आई मीन टू से कि विच वन इज़ बेटर, कि एफएम को यूज़ करना चाहिए एज फार एज बैंडविड्थ इज़ कंसर्न, या पीएम को यूज़ करना चाहिए एज फार एज बैंडविड्थ एफिशिएंसी इज़ कंसर्न। ये पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ। तो दोनों केसेस में आपने नोट किया, एफएम की जो हम इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले, कि एफएम की जो बैंडविड्थ इक्वेशन है यूजिंग कार्सन्स फार्मूला, एफएम बैंडविड्थ इज 2 टाइम्स डेल्टा एफ प्लस, डेल्टा एफ को हम एक्सप्लिसिटली लिख लेते हैं के एफ टाइम्स एम पी डिवाइड बाई 2 पाई प्लस बी। वेयर एज जो पीएम की है, इस चीज़ का आंसर आप लोग देंगे। ये है यूजिंग कार्सन्स फार्मूला। ठीक है, नाउ टेल मी कि क्या पीएम की बैंडविड्थ मैसेज सिग्नल की स्पेक्ट्रम पे डिपेंडेंट है या नहीं है? किस तरह डिपेंडेंट? कंपेयर टू एफएम, सिनेरियो सुन लें, कंपेयर टू एफएम, क्या पीएम की बैंडविड्थ की डिपेंडेंसी ऑन मैसेज सिग्नल स्पेक्ट्रम ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा किस तरह? क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है, अगर आप उसको वेरी करें, हाँ फिर यस, हाँ यू हैव द पॉइंट, ये दैट्स एक्चुअली द एग्जैक्ट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और किसी को समझ आया जो इसने कहा है? बाकी सब ने कम है कहा है, ठीक है ना। ही वाज द पर्सन जिसने कहा कि एफएम की जो पीएम की जो डिपेंडेंसी है कंपेयर टू एफएम स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स पे ज़्यादा है। ठीक है, किस तरीके से? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल्स पीक वैल्यू। अगर आपके पास एक फास्टली और रैपिड वेरिंग सिग्नल है इन टाइम डोमेन, अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत हाई वैल्यू आएगी, इज़न्ट इट? और अगर स्लो है तो उसकी स्मॉल वैल्यू आएगी डेरिवेटिव की। तो जो रैपिडली वेरिंग सिग्नल्स होते हैं उनकी अंदर हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो स्लोली वेरिंग सिग्नल है उसमें लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रेजेंट होता है।
तो स्पेक्ट्रल डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ रही है? पीएम के केस में आ रही है। एफएम के केस में इट डजंट केयर अबाउट द डेरिवेटिव, इजंट इट? वो तो सिर्फ पीक वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आइदर हाई फ्रीक्वेंसी और अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, वो उसके सिर्फ पीक वैल्यू को देख रहा है एफएम के केस में। हाउएवर पीएम के केस में इफ़ यू हैव वेरी रैपिडली वेरिंग सिग्नल, तो उसकी जो बैंडविड्थ होगी ओवरऑल वो हाई होगी कंपेयर टू द सेम सिग्नल बीइंग मॉड्यूलेटेड बाय एफएम, ठीक है ना। तो एफएम इज प्रेफर्ड ओवर पीएम एज फार एज बैंडविड्थ एफिशिएंसी इज कंसर्न। गेटिंग द आइडिया? इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे दो एग्जांपल्स के जरिए भी, आगे मैथमेटिकल एग्जांपल्स हैं, सेम आइडिया प्रूव भी होगा, ठीक है, राइट। यानी ये सेंस डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट है, सो इफ यू हैव अ रैपिडली वेरिंग सिग्नल you are going to get a very high value of MP dash out of it and correspondingly high value of PM bandwidth. Even if you have a rapidly varying signal here, उसकी MP तो वही रहेगी, ठीक है ना, सेम ही है ना। फॉर एग्जाम्पल एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है पीक टू पीक 1 वोल्ट और एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है पीक टू पीक 1 वोल्ट, दोनों केसेस में MP सेम है। तो FM की डिपेंडेंसी स्पेक्ट्रल कॉन्टेंट्स पे इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू PM केस, राइट। पीएम के केस में इसका डेरिवेटिव की वैल्यू पीक वैल्यू हाई होगी और इसके डेरिवेटिव की पीक वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक है। तो पीएम की बैंडविड्थ कॉरस्पॉन्डिंगली हाई और स्मॉल होगी इन द रिस्पेक्टिव केसेस, ठीक है ना। एफएम की बैंडविड्थ हाई या स्मॉल उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से पीएम इज अफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द मैसेज सिग्नल। गेटिंग द आइडिया? दैट्स व्हाई वी प्रेफर एफएम ओवर द पीएम, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमने अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं। अभी हमने डेरिवेशंस देख ली हैं काफ़ी, लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स। उसमें हम, आप सबके पास बुक्स है ना? अभी है? अभी ओके। ये दो केसेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन्वेस्टिगेशंस आपने करनी है। इट इज़
फिगर 5.4 है, मैं आपको फिगर दिखाता हूँ 5.4 है। That's the figure. You have a periodic signal, triangular wave, having a time period 2 pi into 10 raised to minus 4, peak to peak 1 volt, ठीक है, 2 volts actually, ठीक है, 1 peak है, ठीक है, -1 इसकी नेगेटिव पीक है। आपने क्या करना है, एस्टिमेट द एफएम्स एंड पीएम बैंडविड्थ फॉर द मैसेज सिग्नल with these KFs and KP, or repeat the problem if the amplitude of M of t is doubled, यानी ये 2 और -2 हो जाए, ठीक है, instead of 1 and -1, and repeat the problem if time period is increased to twice the original value, यानी ये 4 into 10 raised to minus 4 हो जाए अगर, तो फिर आपकी एस्टिमेट्स क्या बनते हैं FM और PM के केस पे, ठीक है। तो अब आप नोट करें, जो तीसरा पार्ट है, दिस वन सेकंड पार्ट, उसमें हम इसके टाइम पीरियड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स हम फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन को छेड़ें, ठीक है ना। तो वी आर मेकिंग इट अ स्लो सिग्नल कंपेयर टू द प्रीवियस केस, अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे, राइट। तो जो PM की जो बैंडविड्थ है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होनी चाहिए कंपेयर टू FM, ठीक है ना, ये हमारा कंसेप्ट है, राइट। तो इट विल बी एंडोर्स्ड बाय द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे इन एग्जांपल्स में, ठीक है। तो पहले आप ये वाला सिंपल एस्टिमेट निकालें विद द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कि FM और PM की क्या बैंडविड्थ्स आती हैं, उसमें डेल्टा F क्या आता है, उसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी आप निकालें, इसमें फाइंड डेल्टा F एंड बीटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड B मैसेज सिग्नल्स बैंडविड्थ फॉर ऑल द केसेस, ठीक है ना। अदर देन जस्ट द बैंडविड्थ आप ये चीज़ें निकालेंगे तो बैंडविड्थ आएगी ना। तो आप डेल्टा F निकालें, बीटा निकालें, बीटा ना भी निकालें तो बैंडविड्थ आ जाएगी, बट ये निकाल लें ताकि आपको पता चले कि वाइड बैंड FM है या नैरो बैंड है, क्या कौन सा केस है, ठीक है। फिर B निकालें मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ, वो हम किस तरह निकालेंगे, इट्स अ पीरियोडिक सिग्नल, तो फिर उसकी बैंडविड्थ किस तरह आएगी, ठीक है, इट्स अ बिग थिंग। तो क्या बैंडविड्थ है आपके पीरियोडिक सिग्नल की, किस तरह, तो वो तो टाइम पीरियड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो मैसेज सिग्नल का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ जाएगा इफ़ यू जस्ट टेक द इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। डेल्टा F तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी, इजंट इट, डेल्टा F KF MP/2 पाई, तो वो तो आपका वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कहाँ से आएगी, बुक है किसी के पास, रीड द बुक एंड आंसर इट। बुक पढ़ के भी अगर किसी ने सही आंसर ना दिया ना, तो इसका मतलब है आपको बुक नहीं पढ़नी आती जी। नहीं, बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल बात कर रहा हूँ, ये जो B है ना, ये कहाँ से आएगा, ये मैं पूछ, ये कहाँ से आया अभी, तो वो तो टाइम पीरियड है, टी नॉट फंडामेंटल पीरियड है, तो फंडामेंटल पीरियड का इन्वर्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी, बट इट वोंट बी टेलिंग यू द अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ दैट इज प्रेजेंट इन दैट सिग्नल, वो तो नहीं आपको पता चल रहा है, वो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। इसकी आप फोरियर सीरीज बनाए ना, पीरियोडिक सिग्नल है ना, आप इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएं एंड यू विल हैव सेवरल कंपोनेंट्स विच आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसकी आप बात करें, ठीक है ना, उसके इंटीजर मल्टीपल्स होंगे सेवरल कंपोनेंट्स, तो नॉट नेसेसरीली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तक ही उसकी यूजफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उससे आगे भी हो सकती है, ठीक है ना, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि शायद 5 किलोहर्ट्ज़ तक ही उसकी स्पेक्ट्रल ऑक्यूपेंसी होगी फ्रीक्वेंसी डोमेन, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसकी फोरियर इनसाइट आपको करनी पड़ेगी। डू यू ऑल एग्री कि मैसेज सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखना पड़ेगा, ठीक है ना, बैंडविड्थ निकालने के लिए। ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, तो ऑफ कोर्स यू वुड नीड अ फोरियर सीरीज फॉर दैट, ठीक है, वो गिवन है,
बुक में गिवन है, सही। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द फोरियर सीरीज। आपको मैंने पहले भी कहा था इस कोर्स के स्टार्ट में, आपको दे दी जाएगी एक्सप्रेशन फॉर द फोरियर सीरीज, ठीक है। तो वो गिवन है, द फोरियर सीरीज इज एक्सप्रेस्ड एज, देना यार, इंफॉर्मेशन गिवन है कि you can express this periodic signal in terms of Fourier series expansion, trigonometric Fourier series expansion here, ठीक है। You need to find out the coefficients, वो given है, निकाल लिए मैं आपके लिए, coefficients are given जी, वो भी यूज़ कर लो, लेकिन the point is coefficients दे दिए मैं उसने, ठीक है ना, right। CNs are given, they exist for odd number of n's, they do not exist for even number of n's, ठीक है। अब आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करते जाएं कोएफिशिएंट्स, तो Cn वर्सेस फ्रीक्वेंसी आप प्लॉट कर लेंगे, ऐसे ही होगा। इसको एफ नॉट एफ टर्म्स में कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज। ये एफ नॉट कितनी आती है आपकी, एफ नॉट कितनी आती है 2 पाई से 5 किलो। ठीक है, ठीक है। इसी तरह आएगा इफ आई प्लॉट द CNs, कभी प्लॉट किए CN सिग्नल सिस्टम में किए हैं। गिवन द एक्सप्रेशन फॉर CN you can plot the Fourier series components over the frequency axis, or each component is written as the harmonic of the fundamental frequency f naught, ठीक है, right।
कोफिशिएंट्स का ट्रेंड आप देख रहे हैं कि दे आर डिकेइंग, ठीक है, एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी दे आर डिकेइंग, मीन्स के सम कोफिशिएंट्स डोंट कंट्रीब्यूट इन द बैंडविड्थ, ठीक है ना, दे डोंट हैव यूजफुल कंट्रीब्यूशन इन द बैंडविड्थ, ठीक है, गेटिंग द आइडिया। हम सिर्फ उस बैंड को लेते हैं, ऑल्दो द सिग्नल्स बैंडविड्थ इज इनफिनिट थ्योरेटिकली, इजंट इट, ये कंप्लेंट इन्फिनिटी, लेकिन हम उस बैंड को देखते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द पावर कंटेन्ड होती है, ठीक है ना। हाँ, जो इसमें हम 3 तक हमें ले रहे हैं approximately, and we are ignoring the rest of the components क्योंकि they do not contribute much to the power of the signal, ठीक है। बुक में उसने पावर्स भी निकाली हुई है तमाम कंपोनेंट्स की, इफ़ यू सी फ्रॉम द बुक। किसी ने पढ़ी है अभी तक बुक? किस किस के पास है आप बताएं? आप नहीं, आपसे मैंने बुक ले ली थी, किसी और के पास? हाँ, आपने पढ़ा है? हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बुक में एक और तरीके से उसने बताया हुआ है। उसने क्या किया बुक में कि फंडामेंटल कंपोनेंट इज दिस वन, राइट। फंडामेंटल कंपोनेंट की उसने पावर कैलकुलेट की है, और जितने भी आगे वाले कंपोनेंट्स हैं उसने 5 यानी ये जो 5th कंपोनेंट है यहाँ तक उसने इस कंपोनेंट की पावर, इस कंपोनेंट की पावर कंपेयर टू फंडामेंटल पावर कैलकुलेट की है कि कितने परसेंटेज में, ठीक है, और लेस देन 1% वाले को उसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। यानी अगर ऐसा कंपोनेंट जो आगे लोकेटेड है उसकी पावर फंडामेंटल कंपोनेंट से लेस देन 1% आए तो उसको उसने इग्नोर कर दिया, बाकी सबको उसने बैंडविड्थ में रख लिया, ठीक है ना, राइट। तो वो ये बनते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ वुड यू डिटरमाइन कि मेरी बैंडविड्थ कितनी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है? 3f0, ठीक है। तो since it's the baseband signal तो highest frequency minus the DC is the bandwidth, ठीक है। तो 3f0 is my bandwidth of massive signal, which is 3 times 5k is 15 kilohertz, and that's the band which contains most of the signal's power in it, ठीक है ना, right? Okay. तो हमने अभी सिर्फ ये निकाल लिया बैंडविड्थ बी, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है। अब आप बाकी चीज़ें निकाल लें, डेल्टा एफ निकालें, एफएम की बैंडविड्थ निकालें, पीएम की बैंडविड्थ निकालें जी, क्योंकि दैट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट व्हिच कंट्रीब्यूट्स वहाँ तक, इन अदर वर्ड्स कंपोनेंट्स की कंट्रीब्यूशन है इन द यूजफुल बैंड। उसके आगे जो कंपोनेंट है 5f0 वो बहुत स्मॉल सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट है इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द यूजफुल बैंड, ठीक है। तो बुक में अगर आप रीड करेंगे ना, उसने इन तमाम कंपोनेंट्स की पावर निकाली है इंडिविजुअल, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं अदर देन द फंडामेंटल कंपोनेंट्स उनकी पावर को कंपेयर किया विद द फंडामेंटल कंपोनेंट, ठीक है, और डिसाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि अगर 1% और उससे लेस है किसी भी कंपोनेंट की पावर कंपेयर टू फंडामेंटल तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो वो 3f0 के बाद जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो 1% और लेस है, ठीक है ना, तो उसने 3f0 तक इंक्लूड किया और बाकियों को उसने इग्नोर कर दिया। तो 3f0 इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो दैट्स व्हाई बैंडविड्थ 3f0 होगी विच इज़ 15 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। ये जल्दी से निकालें ताकि हम कंक्लूड करें, अभी आधा घंटा है मेरे पास। आपने बाकी चीज़ें निकालनी है एज पर द क्वेश्चन। हाँ बना हुआ। यू डोंट नीड FC, डू यू? FC चाहिए आपको? क्यों चाहिए? बैंडविड्थ का फार्मूला क्या है? डेल्टा F प्लस B, राइट। तो यू डोंट नीड कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना।
टी नॉट की क्या वैल्यू? टू इंटू 10 निकालें पहले, ठीक है। डेल्टा एफ कितना आ रहा है? अहमद निकाला आपने डेल्टा एफ? डेल्टा एफ आया था 0.1 मेगाबाइट, 100 किलो। 100 किलो और ये बैंडविड्थ ऑफ एफएम कितनी आई है? 230 किलो। डेल्टा एफ फॉर पीएम कितना आया? एमपी डैश 20,000 था, इजंट इट? ठीक है, जब आपने डेरिवेटिव लिया तो 20,000 पीक आई ना एमपी डैश, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या वैल्यू? हसी अगर नींद आई, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो। खेलते रहे थे रात को, है ना? खेल रहे थे ना तुम? गलत। 318 80 80 318 ठीक। हो ही नहीं सकता, गलत लिखी हुई है। केएफ की वैल्यू ना गलत, केपी की वैल्यू गलत ना लिखी हो। 5 पाई है, सॉरी, ये करेक्ट कर लें, केपी 5 पाई, ठीक है। तो कितनी आती है? ओके, ये आपने ठीक है निकाली। बीटा की क्या वैल्यू आती है? बीटा की क्या वैल्यू है?
और इधर बीटा की कितनी आती है? $318K डिवाइडेड बाय 15K कितनी आती है? 8.6 ये 8.6 है। ओके, नेक्स्ट केस क्विकली करें, ये वाला, ठीक है, जिसमें आपने पीक टू पीक 4 वोल्ट्स आ जाएगी एम ऑफ टी। हाउ डू यू कॉल इट? 2 वोल्ट ऊपर और 2 वोल्ट नीचे, तो पीक टू पीक 4 वोल्ट या 2 वोल्ट? ओके, ये सारी चीज़ें आपने दोबारा निकाली। बैंडविड्थ को कोई फ़र्क पड़ेगा? मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी चीज़ें निकालो। कितनी आती है? बीटा कितना आता है? 13 पॉइंट। कितना आएगा? 40,000 एम बी डैश 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। 40,000 आ रहा है एम बी डैश, तो डेल्टा एफ पी एम कितना निकलता है? सॉरी, ये के पी है। सही निकाला हुआ? ये 100K सही निकाला है? गलत निकाला हुआ? ये कितना है? ये गलत लिखा हुआ है। ये कितना है? KP इज 5 पाई, ठीक है। ये कितना बनता है? 50K। और ये सही निकाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, बीटा कितना निकला? 16। ये गलत निकला हुआ है। ये गलत निकला हुआ है यार। 3.3
ये वैल्यूज़ दोबारा देख लें, ये भी वैल्यूज़ देख लें, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकल रही है कि इफ़ वी डबल द मैसेज सिग्नल्स एम्पलीट्यूड्स तो अप्रॉक्सीमेटली एफएम और पीएम दोनों की बैंडविड्थ डबल हो रही है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट में, ठीक है, ठीक है ना। ये भी डबल होगी 430 किलोहर्ट्ज़ कंपेयर टू 230 है, अप्रॉक्सीमेटली डबल्ड, और ये 130 से 230 अप्रॉक्सीमेटली डबल्ड, नॉट एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेट, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब जो तीसरा केस है वो आपने देखना है, in which m of t is peak to peak 2 volts, t naught is increased, अब सारी चीज़ें कैलकुलेट करें दोबारा, ठीक है। यू आर इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड, तो डेफिनेटली बैंडविड्थ में फ़र्क पड़ेगा मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ में, ठीक है। यस, बैंडविड्थ एक्चुअली एफ नॉट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से 3 टाइम्स एफ नॉट आपकी 7K बनेगी, ठीक है। ये कितनी बनती है एफ नॉट? ठीक है, सबको पता चल गया। बाकी चीज़ें कैलकुलेट करें, डेल्टा एफ फॉर एफ एम, बैंडविड्थ फॉर एफ एम, डेल्टा एफ फॉर पी एम, बैंडविड्थ फॉर पी एम। डेल्टा एफ कितनी पहले? विद बीटा, सेम बीटा नहीं, बीटा चेंज हो जाएगा, कितना है? अच्छा, नीचे क्या बन रहा है? with beta ये गलत है। This is KP. ये कितना बनता है? 25 या 50? 25। और ये कितना बनता है? और बीटा कितना बनता है? राइट। ओके, व्हाट्स आवर इंट्यूशन जो पहले थी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, मैसेज सिग्नल के स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स को छेड़ रहे हैं, तो उसका इफेक्ट बैंडविड्थ ऑफ पीएम पे सिग्निफिकेंट होगा कंपेयर टू एफएम। ठीक है, यू कैन सी हियर एफएम की जो बैंडविड्थ है अप्रॉक्सीमेटली वही है, 230 किलो थी ना, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 215 किलो हर्ट्ज सेम है अप्रॉक्सीमेट, बट हियर यू कैन सी बैंडविड्थ ऑफ पीएम 130 थी और अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो गई है, ठीक है ना, तो क्योंकि आपने टाइम पीरियड भी हाफ किया था, राइट। तो इसकी डिपेंडेंसी है, अगर आप टी नॉट को कम कर देंगे, ट्वाइस कम कर देंगे, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगी, ये पहुंच जाएगी 300 किलो हर्ट्ज पे अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो फॉर द सेम मैसेज सिग्नल एफएम की जो ऑक्यूपेंसी है वो कम है अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं।
ठीक है, कंपेयर टू पीएम, एंड वाइस वर्सा अदर वे अराउंड है, ठीक है ना, राइट। तो ये एग्जांपल से उसने यही प्रूव किया है कि bandwidth of PM is being actually influenced by the message signal spectral components. If you have high frequency components, तो PM की bandwidth occupancy high होगी compared to FM for the same scenario, ठीक है। तो that's why we prefer FM over the PM case जब भी हम bandwidth efficiencies की बात करेंगे, right? तो आपने ये थोड़ा सा इसका देख लिया, mathematically you have endorsed that concept, ठीक है ना, यूजिंग दिस एग्जाम्पल। क्लियर एग्जाम्पल है, कोई इतनी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है, काफ़ी इधर ही मैं रोक रहा हूँ। आई हैव गिवन यू एन असाइनमेंट, आप काइंडली देख लीजिएगा, अपलोड कर दी हुई है मैंने, ठीक है। उसकी ड्यू डेट नेक्स्ट लेक्चर में, 2 क्वेश्चन है सिर्फ, 2 या 3, ठीक है। इसी तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, उसमें आपने यही चीज़ें निकालनी है, बैंडविड्थ, डेल्टा एफ, बीटा, इस टाइप की चीज़ें निकालनी। 2 या 3 क्वेश्चन है मैक्सिमम, आधा घंटा लगेगा उसको करने में, डेट्स वाई उसकी ड्यू डेट नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है ना, सही।